गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में ये स्पष्ट किया गया है कि वैध अनुबंध के निर्माण के लिए ठहराव ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है। व्यावसायिक क्रियाओं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक रूप से कड़ा रुख अपनाना पड़ता है, जिससे कि व्यवस्थाओं का संचालन निर्बाध गति से चलता रहे। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विधान ने कुछ ठहरावों को इस श्रेणी में रखा है कि वे व्यापारिक एवं समाज के हितों के विरुद्ध होंगे यदि उन्हें कानून द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाए। अनुबंध अधिनियम ने कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया है और कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जो जन्म से तो अनुबंध हैं, लेकिन बाद में कुछ कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण वह राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, तो ऐसे अनुबंध व्यर्थ हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो प्रारंभ से व्यर्थ होते हैं और राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। अर्थात धारा 2G के अनुसार ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ना हो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। अतः व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से अंत तक व्यर्थ ही रहता है। ऐसे ठहरावों को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत हमने ई कंटेंट के माध्यम से आपको निम्नलिखित ठहरावों को जो कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित हैं का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहले है अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव, जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आते हैं। इसमें अयोग्य पक्षकार कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? पहला उसमें है अवयस्क माइनर, दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, तीसरा राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। यदि इन 3 प्रकार के व्यक्तियों के साथ कोई भी अनुबंध किया जाता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ ठहराव होता है। दूसरा है इसके अंतर्गत तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हों तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। अतः ये स्पष्ट है, यदि कोई भी ठहराव तथ्य संबंधी गलती के आधार पर ठहराव करता है तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। तीसरा है विदेशी राजनियम संबंधी गलती वाले ठहराव। धारा 21 जब ठहराव करने वाले पक्षकार ठहराव करते समय किसी दूसरे देश के राजनियम संबंधी गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती को विदेशी राजनियम संबंधी गलती माना जाता है। विदेशी राजनियम गलती के आधार पर किए गए ठहरावों को पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है। चौथा है इसके अंतर्गत अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव। धारा 23 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत कुछ ठहराव ऐसे होते हैं यदि उनका प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक होता है तो उन्हें अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। धारा 23 के अंतर्गत निम्न ठहरावों को अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल के कारण स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित माना गया है। पहला है वह यदि वह राजनियम द्वारा वर्जित ठहराव है। दूसरा
वो इस प्रकार का ठहराव है यदि उससे अनुमति दे दी जाए तो किसी भी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा। यदि वह कपटमय है, यदि उससे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर अथवा संपत्ति को हानि पहुंचती है, यदि न्यायालय की दृष्टि में वह ठहराव अनैतिक प्रकृति का है, यदि न्यायालय उस ठहराव को लोक नीति के विरुद्ध समझता है तो ऐसे समझ ठहराव अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव माने जाते हैं और पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। 5वां इसके अंतर्गत आंशिक अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव। इसके अंतर्गत भी जिसमें कुछ अंश भी ऐसा है जिसमें प्रतिफल अवैध प्रतीत होता है, तो उन ठहरावों को भी हम व्यर्थ ठहराव मानते हैं। धारा 24 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अगला है बिना प्रतिफल वाले ठहराव, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। धारा 25 में इसका विवरण दिया हुआ है। सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं, अतः यदि किसी ठहराव में प्रतिफल का अभाव है तो वह व्यर्थ ठहराव होता है। लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कुछ ठहरावों का वर्णन किया गया है जो प्रतिफल के अभाव में भी वैधानिक होते हैं। ऐसे ठहरावों को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। इन ठहरावों में हैं स्वाभाविक प्रेम स्नेह के कारण किए गए ठहराव, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के ठहराव, अवधि वर्जित ऋण के भुगतान के लिए किए गए ठहराव, निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध, एजेंसी के अनुबंध, दान एवं भेंट के अनुबंध। अतः ये कुछ अपवाद हैं जो कि बिना प्रतिफल के भी इस तरह के ठहराव वैध होते हैं और उनको कानून द्वारा लागू भी करवाया जा सकता है। अगला है इसमें विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। मानव सभ्यता में विवाह करना एक मौलिक अधिकार माना गया है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में विवाह को एक पवित्र बंधन माना है। इसलिए धारा 26 के अनुसार प्रत्येक ऐसा ठहराव जो अवयस्क के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाला हो व्यर्थ होता है। अगला है इसमें व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। धारा 27 में इसका उल्लेख है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान के द्वारा व्यापार करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसी को भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा भी उचित माना है। प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा कोई वैध व्यवसाय, पेशा अथवा किसी प्रकार का व्यापार करने से वंचित किया जाता है तो वह उस सीमा तक व्यर्थ है। धारा 27 में यह कि उस सीमा तक व्यर्थ है, इसका क्या अर्थ है? यदि ठहराव को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है तो वह भाग अवैध होगा जो व्यापार में रुकावट डालता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसी स्थिति में संपूर्ण ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन यदि ठहराव के वैध तथा अवैध दोनों भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो ठहराव व्यर्थ होता है। अगला इसमें अब इसके अंतर्गत व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहरावों में कुछ अपवाद हैं। धारा 27 के व्यापक अध्ययन से ये स्पष्ट हो गया है कि सामान्यतः व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें व्यापार में रुकावट डालने ठहराव भी वैध हो सकते हैं। ऐसा करना समाज के व्यापक हित में हो तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि विधि की यही मान्यता है। इसी आधार पर कुछ ठहराव ऐसे हैं जो व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव होते हुए भी अपवाद स्वरूप वैध माने जाते हैं, जिनमें पहला है व्यापार की ख्याति बेचने पर, दूसरा है साझेदारों पर प्रतिबंध, तीसरा अलग होने वाले साझेदार पर प्रतिबंध, साझेदारी के समापन की दशा में साझेदारी की ख्याति का विक्रय, नौकरी का ठहराव। इन दशाओं को छोड़ करके
बाकी सभी ऐसे ठहरावों को व्यर्थ ठहराव घोषित किया गया है। अगला है इसमें वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव। धारा 28 के अंतर्गत सामान्य रूप से यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति या पक्षकार विधि विधान के अंतर्गत अपना कोई भी कार्य कर सकता है। अतः न्याय को प्राप्त करना व यदि कोई अधिकार है तो उन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तित कराना उसका संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अतः ऐसे ठहराव जो उपरोक्त को निष्पादित करने या प्रवर्तित कराने के संबंध में रुकावट डालने वाले ठहराव होते हैं, वे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव होते हैं। इसी अनुबंध अधिनियम की धारा 28A(b) में प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके अनुसार एक पक्षकार को न्यायालय की सहायता से अपने अधिकार को प्राप्त करने से रोका जाता है अथवा समय को सीमित किया जाता है जिसके अंतर्गत वह अपने अधिकार को प्रवर्तित करा सके, तो इस प्रकार के ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। वैधानिक कार्रवाई एक मौलिक अधिकार है प्राप्त करना, और इसमें अगर कोई भी तृतीय पक्षकार अगर इसमें रुकावट डालता है किसी भी तरीके से, तो ऐसे ठहरावों को व्यर्थ घोषित ठहराव माना जाता है। अगला इसमें अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। धारा 29 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विधि की दृष्टि से अनुबंध निर्माण के लिए निश्चितता का व्यापक महत्व है। अतः अनुबंध उचित तथा निश्चित प्रतिफल के लिए होना चाहिए। अतः ऐसे ठहराव जिनमें निश्चितता नहीं होती है, ऐसे ठहरावों को व्यर्थ माना गया है। धारा 29 में ऐसे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित नहीं है अथवा निश्चित नहीं किया जा सकता है, व्यर्थ होते हैं। जैसे एक उदाहरण दें इसके लिए हम आपको सूर्या एंड कंपनी ने चांद एंड कंपनी को 500 टन तेल बेचने का ठहराव किया। इस ठहराव में यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार तेल या ब्रांड का तेल बेचने का ठहराव किया गया है। अतः ठहराव अनिश्चितता के कारण व्यर्थ है। अगला है इसमें बाजी के ठहराव। बाजी धारा 30 में इसका उल्लेख है। बाजी के ठहरावों की प्रकृति ऐसी होती है कि इसमें ठहराव के एक पक्षकार को लाभ या जीत व दूसरे पक्षकार को हानि या हार होती है। इस दृष्टि से प्रकृति व वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसे ठहराव समाज हित में नहीं माने जाते हैं। अतः ऐसे ठहराव व्यर्थ माने गए हैं। इस बाजी के ठहरावों से आशय क्या है? ऐसे ठहराव हैं जिनके अनुसार किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या नहीं होने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को धनराशि अथवा कोई वस्तु देने का वचन देता है। अतः इसमें एक पक्षकार की जीत या लाभ व दूसरे पक्षकार की हार या हानि होती है। इसकी परिभाषा दी है न्यायाधीश LJ कॉलन ने दी है। बाजी के ठहराव में एक भावी घटना के घटित होने पर एक पक्षकार धन जीतता है और दूसरा हारता है। अतः बाजी के ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव होते हैं। अगला इसी के इसमें बाजी के ठहरावों के कुछ अपवाद हैं, ये भी आप सुनें। निम्न ठहराव ऐसे हैं जो प्रकृति के अनुसार बाजी के ठहराव लगते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अतः ऐसे ठहरावों को वैध माना गया है, जिनमें पहला है घुड़दौड़ के ठहराव, चिट फंड, लॉटरी, बीमा के अनुबंध, व्यापारिक व्यवहार, तेजी मंदी के व्यवहार, सट्टे के व्यवहार, वर्ग पहेली प्रतियोगिता। तो इस तरह के ये 8 जो हमने ये ठहराव बताए हैं, घुड़दौड़, हॉर्स रेसिंग, चिट फंड, लॉटरी, बीमा के अनुबंध, क्योंकि ये कोई ना कोई घटना घटित होने पर ही इसमें किसी को हार और किसी को जीत होती है। तो ये इसके अपवाद हैं और ये अपवाद
क्या है कि ये इस तरह के ठहराव इस धारा के अंतर्गत वैध माने गए। अगला है इसी में अगला असंभव भावी घटना पर आधारित ठहराव। धारा 36 के अनुसार असंभव शब्द ऐसा है जिसकी क्रियान्विति संभव नहीं है। वैधानिक दृष्टि से यह माना गया है कि यदि कोई पक्षकार ऐसा ठहराव करते हैं जो भविष्य में असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, तो ऐसे ठहरावों को भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित किया गया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अनिल एवं सरिता यह ठहराव करते हैं यदि अनिल दो समानांतर रेखाओं को आपस में मिला दे तो सरिता अनिल को 5100 रुपये देगी। अतः यह ठहराव असंभव भावी घटना पर आधारित है, अतः ऐसे ठहराव व्यर्थ माने गए। और अगला और अंतिम है असंभव कार्य करने के ठहराव। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे ठहराव जो असंभव कार्य करने के संबंध में होते हैं पूर्णतः स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों की श्रेणी में आते हैं। पहला, इसमें ऐसे कार्य करने के संबंध में अनुबंध जो अनुबंध करते समय संभव हो लेकिन अनुबंध करने के बाद लेकिन निष्पादन से पहले असंभव हो जाता हो। दूसरा इसमें बिंदु है किसी ऐसी घटनाएं घटित होने के कारण जिसको प्रस्तावक घटित होने से रोक नहीं सकता था अवैधानिक हो जाता है, तो यह अनुबंध उसी समय व्यर्थ हो जाएगा जिस समय ऐसे कार्य का करना असंभव या असंवैधानिक हो। अब जैसे आप देखें राम और श्याम के बीच यह ठहराव होता है कि वह उसकी मृत पत्नी को जीवित कर देगा, तो वह उसको 50,000 रुपये देगा। ऐसा ठहराव व्यर्थ है क्योंकि मृत को जीवित करना एक असंभव कार्य है, अतः ऐसा ठहराव व्यर्थ है। इस तरह से हमने निम्नलिखित जो ठहरावों को ई कंटेंट के माध्यम से जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं का हमने अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।